बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इनामुल हक है और आज हम बात करेंगे हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर एसी हैं जिनमें R32 गैस इस्तेमाल हो रही है। पिछले चंद दिनों से कुछ ऐसे वाक़यात सुनने में आए हैं कि उनके इंडोर यूनिट या आउटडोर यूनिट में ब्लास्ट हुआ, तो काफ़ी सारी अमवात भी हुई हैं। लेकिन यकीनन ऐसे को हादसे हुए हैं, लेकिन उनकी सच्ची बात ये है, उनकी जो रीज़न है वो R32 गैस बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सारे यूट्यूबर और कुछ टीवी शोज़ वाले जिनमें मैं सरफ़हरिस्त नाम लेता हूँ, इकरारुल हसन भाई ने भी इसके बारे में बात की है। लेकिन बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहकीक के, ना तो किसी कोई एक्सपर्ट को बुलाया गया और ऐसे ही हवा में तीर चला दिए। ये गैस जो है ये जानलेवा है, ऐसे है, वैसे है, तो हकीकत ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आने वाले वक़्त में जितने भी हमारे एसी आएँगे वो इसी गैस पे शिफ्ट होंगे। तो क्योंकि ये गैस एनवायरमेंटल फ्रेंडली है इसलिए इसी पे शिफ्ट होना है। हाँ, जब तक कोई इससे बेहतर गैस नहीं आ जाती तो तब तक ये लास्ट जो अब फाइनल जो गैस है आज की डेट में ये है। अगर इसके बाद कोई और अच्छी गैस आ जाएगी तो उस पे शिफ्ट हो जाएँगे। लेकिन इससे पहले जितनी भी गैसें थी, R22 लगा लें, 410 लगा लें, तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। तो इसलिए इनको बैन किया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक मार्केट में सेल हो रही हैं, इनके यूनिट मार्केट में अवेलेबल हैं। आने वाले वक़्त में ये बिल्कुल बैन हो जाएँगे और जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो गैसें हैं उन पे ही हमको शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके मुकाबले में जो दूसरी जो गैसें हैं वो हमारी ओज़ोन लेयर को वो डिस्टर्ब करती हैं। तो जब उसको ख़राब करती हैं तो हमारी जो सनलाइट है वो डायरेक्टली हम तक पहुंचती है, जिसके वजह से वेदर में बहुत सारी चेंजेस आती हैं और हमारे और भी बॉडी पे बहुत ज़्यादा मेडिकल इफ़ेक्ट हैं, इसके मुज़र असरात हैं। इसलिए इस गैस को बैन जो जो दूसरी गैसें हैं उनको बैन किया गया और इस गैस को ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है इसलिए इसको लॉन्च किया गया। जी हाँ, हम बात करेंगे क्या ये वाक़या ही फ्लेमेबल है। ये हल्की-सी फ्लेमेबल है, यानी कि आप ऐसे कह लें अगर कहीं आग जल रही है, कोई फ्लेम जल रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उसके करीब हो तो वो जो फ्लेम है थोड़ा-सा लाइटली, थोड़ा-सा तेज़ जलने लग जाएगा, यही हो सकता है। अदरवाइज़ आम रूटीन में ये बिल्कुल भी आग नहीं पकड़ेगी, ये माइल्डली फ्लेमेबल है। तो इसलिए इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आउटडोर यूनिट में ब्लास्ट हुए हैं वो होते हैं, उसकी मैं रीज़न आगे जाके आपको बताता हूँ किस वजह से होती हैं और आपने किन लोगों से काम करवाना है। तो इंशाल्लाह ताला जो मैं आपको बताऊँगा अगर आप उस तरीके पे चलेंगे कभी भी आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने माइंड में बिठा लें कि आने वाले वक़्त में इसी गैस पे हमने शिफ्ट होना है और ये दूसरी गैसों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए हमें इस पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और हाँ, दूसरी बात ये अब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कंजम्पशन बहुत कम करती है और इसकी जो कूलिंग है वो बहुत ज़्यादा है। R410 के मुकाबले में इसकी कूलिंग ज़्यादा है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -51.7 डिग्री है, यानी कि -51.7 डिग्री जो टेम्परेचर है इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे चली जाएगी। जिस तरह हमारा जो पानी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 है आम वेदर में, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको मैंने बता दिया 51.7 ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। जितना जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो उतनी ही ज़्यादा कूलिंग करेगी। तो बाकी बात रहेगी जो ब्लास्ट हुए हैं इनके बारे में, तो वो अगर आप किसी ऐसे टेक्नीशियन से काम करवाएंगे जो अनप्रोफेशनल है, वो उसके पास टूल भी पूरे नहीं हैं जिनके साथ उसने काम करना है, तो फिर ऐसे वाक़यात हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो ये काम करते हैं, जो पुरानी गैसें थी उनके साथ जैसे चलते थे, वैक्यूम किया ना किया या सेल्फ वैक्यूम कर लिया या थोड़ी सी गैस गुजारने के बाद वो काम चला लिया, तो अब ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि कंप्रेसर
में जब ये गैस जाती है तो कंप्रेसर इसको कंप्रेस करता है, तो अगर इसके साथ कोई और गैसेस या नमी शामिल होगी तो फिर कंप्रेसर में या आउटडोर यूनिट में ब्लास्ट हो सकता है। अगर हम कहेंगे इंडोर यूनिट में, वो कभी भी नहीं, 100% ये श्योर है, इंडोर यूनिट में ब्लास्ट नहीं हो सकता। इसकी और बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। फर्ज करें आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें किसी और गैस की लीकेज होगी, आपने कोई बॉडी स्प्रे वगैरह, कोई ऐसे कोई परफ्यूम्स वगैरह बहुत ज़्यादा या एयर फ्रेशनर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, उनकी लीकेज हो गई। और जो हमारा एसी होता है वो उसी रूम की जो एयर होती है उसी को सर्कुलेट करता है, और जितने भी बॉडी स्प्रे हैं, ऐसी जितनी भी परफ्यूम्स हैं और एयर फ्रेशनर, ये बहुत हाईली फ्लेमेबल है। तो अगर ये इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, फिर कोई ऐसा कोई हादसा हो सकता है, कोई और गैस इसके अंदर शामिल हो। तो अदरवाइज़ आप कहें कि इंडोर यूनिट में गैस की वजह से कोई ब्लास्ट हुआ या उसे आग लगना, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो तो इंडोर यूनिट का जो हिस्सा होता है, जिस जगह किट होती है, उस जगह आग बिल्कुल लग सकती है, वो भी शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो जो प्लास्टिक होता है उसने मल्ट होना है, उसने जलना है, तो ऐसा वाक़यात हो सकते हैं। लेकिन अगर कहें कि गैस ब्लास्ट कर गई तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आउटडोर यूनिट में हो सकता है, क्यों कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे जो भाई हैं वो इसका वैक्यूम नहीं करते, वैक्यूम ना किया तो इस वजह से उनसे को मिस्टेक हो गई, या गैस कम है और उसी के ऊपर बगैर वैक्यूम किए टॉपअप करना शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता भी पहले कितनी है और टॉपअप इतना ज़्यादा करते हैं, तो इससे आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर में ब्लास्ट हो सकता है। एक मेरी बात ये आप ध्यान से सुन लें, आपने जब भी किसी से काम करवाना है, किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाना है, आपने ये जज करना है कि उसने जो फिटिंग की, आप पहली दफ़ा फिटिंग करवा रहे हैं, क्या उसके पास वैक्यूम पंप है। जिस शख्स के पास वैक्यूम पंप हो उससे आपने फिटिंग करवानी है। जिस शख्स के पास वैक्यूम पंप नहीं है, समझ गए, ये ना कंप्रेसर वगैरह से वो काम चला ले, नहीं, जिसके पास वैक्यूम पंप हो, प्रॉपर टूल हो, उससे आप काम करवाएंगे, इंशाल्लाह ताला कभी भी आपको ये मसला नहीं आएगा। अगर आपका इंडोर यूनिट या आउटडोर यूनिट में कोई लीकेज हो गई है, उसके बाद रिपेयरिंग के बाद आप अपने टेक्नीशियन को बोलें कि वो प्रॉपर तरीके से इसका वैक्यूम पंप से जो इसका टूल है उससे इसका वैक्यूम करे, और उसके बाद कंपनी ने जो उसके ऊपर जो मेंशन किया, जितनी गैस मेंशन की है, वो वेट के हिसाब से उसके अंदर डाल के उसे वैक्यूम करके चला दें। ये ना वो खुद ही है ना, वो हम इसका जो प्रेशर देखते हैं, इतना करना इतना करना, इसको आप छोड़ दें, वेट के हिसाब से गैस डालें, इंशाल्लाह ताला आपको ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस इशू को बहुत सारे लोगों ने उठाया जिनको अल्फ बे के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इस गैस का जो केमिकल फार्मूला है वो है CH2F2। कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 और फ्लोरीन के 2 एटम हैं। तो बाकी बात रह गई, जिस तरह हम देखें ना, डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में जब एयर उसके साथ जो पिस्टन होता है, पिस्टन के एंड टॉप पे आप देखेंगे छोटा सा होल होता है, तो उसके अंदर एयर जब कंप्रेस करता है ना, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करता है, और उसके ऊपर डीजल का स्प्रे किया जाता है, उधर टेम्परेचर बहुत रेज होता है, तो फिर ब्लास्ट होता है। तो इस तरह पिस्टन ऊपर नीचे होता है, समझ गए। तो इसी तरह आप इसके साथ कोई और ऐसी गलती करेंगे कि कोई और गैस शामिल कर देंगे, या ये भी पॉसिबल है कोई ह्यूमन एरर हो, किसी ने R600 हो सकता है ना ऐसा कोई काम कर दिया, वो साथ मिला दी हो, या गलती से वो सिलेंडर में फिल हो गई हो और वो उठा के ऐसे चला दी हो। तो R600 जो हमारे फ्रिज में इस्तेमाल हो रही है वो हाईली फ्लेमेबल है, लेकिन वो फ्रिज में बहुत उसकी कम क्वांटिटी इस्तेमाल होती है। आपके घर में जो आम नॉर्मल फ्रिज है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 80 ग्राम जो है ना वो यूज़ होती है। तो बाकी बात रह गई भी ऐसे ये गैस बहुत मुहलिक है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल भी इससे परेशान ना हो, मुतमिन रहें। और जो मैंने आपको पहले बताया
भी आपने जब भी काम करवाना है, किसी जो कारीगर है आपका, वो टेक्नीशियन है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, उसके पास टूल पूरे होने चाहिए। आप मैं ये दावे से कहता हूँ, अगर आपके सिटी में 100 दुकान है ना, तो आप उनका विज़िट करें, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 के पास जो वैक्यूम पंप ना वो होगा, बाकी सब ऐसे ही काम जुगाड़ से चलाते हैं। हाँ, R22 है, उसे जिस तरह मर्जी यूज़ करें, वो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं करती थी। तो R410 आ गई, वो भी चलता रहा काम। तो हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इस गैस की जो रिक्वायरमेंट है, ये जिसका वैक्यूम प्रॉपर तरीके से हो, और इसके अंदर बाकी कुछ कंपनी वाले जो हजरात हैं उनको भी चाहिए कोई इसके लिए कुछ सेफ्टी जो हैं, सेफ्टी वाल्व वगैरह लगाए जाएं, सेफ्टी सेंसर्स लगाए जाएं। बाकी कंपनी वालों से रिक्वेस्ट है, जो एसी बना रहे हैं वो अपने एसी में और भी जितनी बेहतरी ला सकते हैं लाएं, इसको ज़रा इसका जो म्यार है वो अच्छा करें। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। मुझे अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।